हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है। हम इसमें बस इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन के कुछ फीचर्स के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ या बेसिक रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। So reproduction is one of the fundamental characteristics of living organism। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से फंडामेंटल फीचर्स होते हैं तो कुछ पर्टिकुलर फीचर आपके दिमाग में आएंगे। फॉर एग्जांपल को आपके दिमाग में आ सकते हैं ग्रोथ, लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करते हैं जो कि एक फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस है। इसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं एंड इसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। जैसे कि हमने क्लास 11th के सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि लिविंग तो हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टेराइल कपल हो सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ हनी बी जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते। ओके, सो ये एक रिप्रोडक्शन के बारे में जो कि आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो रिप्रोडक्शन किस में हेल्प करता है? जैसे कि हम जानते हैं रिप्रोडक्शन हेल्प करेगा स्पीसीज़ के कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए। फॉर एग्जांपल जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, जब रिप्रोड्यूस करता है तो एक बैक्टीरिया 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम जो बनाते हैं उसे हम बोलते हैं मदर सेल, और जो न्यू 2 सेल्स बनते हैं उनको हम बोल देते हैं डॉटर सेल। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया 2 प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है, और इसका ग्रोथ भी हो रहा है एंड इसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, अपनी ही स्पीसीज़ के कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पर्टिकुलर फेनोमेनन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और हम इसे ये नहीं बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ही यही होता है कि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल कॉन्शियसनेस जो कि हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और मेटाबॉलिज्म जो कि हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। बट रिप्रोडक्शन इज़ नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट और एक या 2 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल लाइफ स्पैन। सो व्हाट इज़ लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन से आप क्या समझते हैं? बर्थ से लेके डेथ तक कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो भी पर्टिकुलर उसमें जितने भी एक्टिविटीज़ देखने को मिलते हैं या फिर जो भी एक पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। और ये जो लाइफ स्पैन होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल जो मे फ्लाई होते हैं वो 1 डे का लाइफ स्पैन होता है उनका, मतलब एक बर्थ हुआ विदिन 24 आवर या 48 आवर के अंदर उनका डेथ भी हो जाएगा। लेकिन अगर राइस प्लांट के बारे में बात करें तो ये इसका लाइफ स्पैन जनरली 4 मंथ का होता है। उसी तरह से जो रैट्स होते हैं उनका 4 इयर्स तक का हो सकता है। अगर और भी हम बात करें तो डॉग का लाइफ स्पैन जनरली 10 to 15 इयर्स का रहेगा, नेचुरल डेथ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो। उसके साथ साथ अगर ह्यूमंस के बारे में देखें तो इसका जनरली 60 से लेके 80 या 90 एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है वो इतना रहता है। इसको छोड़ के एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको देखने को मिलेगा जिसे बोला जाता है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जिसके बारे में कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो जो लाइफ स्पैन होता है हमने अभी देखा कि बर्थ से लेकर डेथ तक, ओके, बर्थ से लेकर डेथ तक जो टाइम पीरियड है इसी को हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। और इसी लाइफ स्पैन के अंदर हमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ या बहुत सारे स्टेजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जुवेनाइल स्टेज, उसके बाद मैच्योर स्टेज आता है या मैच्योरिटी स्टेज बोला जाता है, नेक्स्ट एजिंग और सेनेसेंस एंड नेक्स्ट एट लास्ट डेथ।
ये कुछ 4 स्टेजेस हैं, मेन 4 स्टेजेस, जो कि लाइफ स्पैन में किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलेगा। इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे कर देती हूँ। सो जुवेनाइल स्टेज का मतलब क्या होता है? जुवेनाइल से आप क्या समझते हैं? बर्थ से लेके मैच्योरिटी से पहले तक। मैच्योरिटी में क्या हो रहा है? जनरली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन के लिए ये केपेबल हो जाते हैं। सो बर्थ से लेके मैच्योरिटी तक, इसके बीच में ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, इसी को हम बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज। ओके, नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी फॉर एग्जांपल अगर हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे, अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करें, तो मैच्योरिटी आने के बाद, या फिर जिसे हम प्यूबर्टी स्टेज भी बोलते हैं, उसके बाद मेल में स्पर्माटोजेनेसिस शुरू हो जाता है, जिसके वजह से कि मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो फीमेल्स होती हैं उनमें ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। सो ये होता है मैच्योरिटी स्टेज। इससे पहले, इससे बर्थ से लेकर के ये पर्टिकुलर मैच्योरिटी स्टेज तक जो भी पीरियड आता है या जो टाइम पीरियड होता है, उसे हम बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज। अगेन ये जो जुवेनाइल स्टेज होता है ये भी वेरी करेगा, सारे ऑर्गेनिज्म में जुवेनाइल स्टेज वेरी करता है। कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कि जो जुवेनाइल स्टेज होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफ स्पैन, एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जुवेनाइल पीरियड जो होता है काफ़ी लॉन्ग रहता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में अगर बात करें तो जुवेनाइल स्टेज या जो मैच्योरिटी स्टेज आता है जनरली 12 से 16 ईयर के बीच में आता है। मेल और फीमेल दोनों का अगर हम एक एवरेज टाइम पीरियड देखें तो 12 टू 16 ईयर के बीच में आता है। मतलब इसका जो जुवेनाइल पीरियड होगा वो बर्थ से लेकर के 12 ईयर तक जनरली एक एवरेज ड्यूरेशन रहता है। लेकिन अगर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें जिनका लाइफ स्पैन काफ़ी शॉर्ट होता है, तो डेफिनेटली उनका मैच्योरिटी भी बहुत जल्दी आ रहा होगा, मैच्योर वो बहुत जल्दी हो रहे होंगे, और उनका जो जुवेनाइल पीरियड होगा वो भी काफ़ी शॉर्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है एजिंग और सेनेसेंस। एजिंग से आप क्या समझते हैं? एजिंग जनरली क्या होता है? प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। धीरे धीरे बॉडी में जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो स्लो होना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो काम करना धीरे धीरे स्लो कर देते हैं, सेल्स का डेथ होने लगता है, और इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? एजिंग बोलते हैं। एजिंग एक अपने आप में ही एक बहुत वास्ट टॉपिक होता है, इसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है डेथ। डेथ जिसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल स्टेज, ओके, और इनएविटेबल स्टेज होता है एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सो सबसे पहले जैसे कि हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़। कोई भी स्पीसीज़ को अगर अर्थ में हमें कंटिन्यू रखना है तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, हो भले ही वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। दोनों ही रिप्रोडक्शन के केस में स्पीसीज़ डेफिनेटली कंटिन्यू होते रहेंगे अर्थ में। नेक्स्ट क्या है? वेरिएशन। वेरिएशन जैसे कि आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन है, राइट। जैसे कि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, और मियोसिस के अंदर रिकम्बिनेशन होता है, और इसी रिकम्बिनेशन की वजह से वेरिएशंस आते हैं ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि हमारे जो भी पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट एंड प्रोजेनी, ये दोनों कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली सेम नहीं होते या फिर क्लोन्स नहीं होते। सो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन डेफिनेटली आएगा। उसी तरह से अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो उसमें भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जहाँ की हमें थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल उनका जो डीएनए होता है, बैक्टीरिया में कंजुगेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी थोड़ा बहुत हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, जिसके बारे में कि हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट, लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी स्पीसीज़ को कंटिन्यू रखना है अर्थ में तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होगी, जिसकी मदद से कि न्यू प्रोजेनी आते चलेंगे अर्थ में, और अर्थ के जो भी कंडीशंस हैं, जो भी वेरिएशंस हैं, उसमें सर्वाइव करने के लिए म्यूटेशंस हो सकते हैं, या फिर मियोसिस की वजह से भी थोड़ा बहुत वेरिएशंस आ सकते हैं इसमें। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन का पर्पस को शो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन भले ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, इसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं या फिर कुछ कॉमन फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड अदर बायोमोलिक्यूल। जैसे कि अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का जब रिप्रोडक्शन होगा तो एक बैक्टीरियल सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा डेफिनेटली। तो उसी पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा या जो डीएनए होगा वो एग्जैक्टली दोनों ही डॉटर सेल में जाएगा फिर आगे फिर वो कंटिन्यू होगा। तो वो जो पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल पेरेंट बैक्टीरियल सेल में या मदर बैक्टीरियल सेल में है, उसका डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेट करना पड़ेगा एंड उसका एग्जैक्ट कॉपी बनाना पड़ेगा, सो दैट कि आगे वो जो कॉपी है डीएनए मॉलिक्यूल का वो 2 डॉटर सेल में फिर से जा सके। जब भी कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस के दौरान न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीज़न होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल्स अलग अलग हो जाएंगे देन उसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल है, फर्दर जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसिस हुआ होगा वही डीएनए मॉलिक्यूल उनमें आ जाएगा। सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि अगेन क्या होते हैं, सिंथेसिस होते हैं। तो भले ही ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, सेल ऑर्गेनेल्स का रेप्लिकेशन या सेल ऑर्गेनेल्स का न्यू सेल ऑर्गेनेल्स का बनना एंड डीएनए आरएनए ये सारे बायोमॉलिक्यूल का सिंथेसिस होना एक फीचर होता है रिप्रोडक्शन का। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है इसमें, सेल डिवीज़न। ये भी बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल या फिर कोई भी आप रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सेल डिवीज़न एक कॉमन फीचर होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे बैक्टीरियल सेल में एक जो भी पेरेंट सेल होगा वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। उसी तरह से अगर यूकैरियोट्स के बारे में हम बात करें रिप्रोडक्शन के दौरान, तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो भी डेफिनेटली जो सेल्स होते हैं गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो पर्टिकुलर मदर सेल्स होते हैं वो सेल गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, उसमें भी हमें सेल डिवीज़न चाहिए। जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड दोनों गैमेट के बीच में फ्यूज़न होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उस पर्टिकुलर फ्यूज़न के प्रोडक्ट को हम जाइगोट कहते हैं, और इसी जाइगोट में भी फर्दर आगे चल के डेफिनेटली रिपीटेड सेल डिवीज़न होना है। रिपीटेड सेल डिवीज़न या माइटोसिस होगा और माइटोसिस के बाद एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद एक और फीचर होता है ग्रोथ ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल जो भी सेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो MMCs होते हैं, मदर सेल्स होते हैं जो कि आगे चल के मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि आगे चल के मेगास्पोर या फिर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो इस केस में जैसे ही ये मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है डेफिनेटली कुछ टाइम तक इन मदर सेल्स में ग्रोथ ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। पहले इन मदर सेल्स में ग्रोथ होगा, इनमें भी जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे उनका ग्रो होगा, जो प्रोटीन्स होंगे वो सिंथेसाइज होंगे, जो आरएनए मॉलिक्यूल्स है वो सिंथेसिस होगा एंड फर्दर ये पर्टिकुलर मदर सेल्स 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि अभी हम माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर ये हुआ तो आगे चल के 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। अगर मेगास्पोर मदर सेल हुआ तो ये आगे चल के मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। उसी तरह से अगर स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करें ह्यूमंस में या कोई भी ऑर्गेनिज्म में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें भी जो सेल्स होते हैं वो भी सबसे पहले ग्रो करेंगे, अपना साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, अपना कंटेंट इंक्रीज़ करेंगे एंड उसके बाद वो फर्दर क्या करेंगे, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे। सो ये होता है ग्रोथ ऑफ सेल जो कि एक और फीचर है रिप्रोडक्शन का। उसी तरह से और क्या हो सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल में डेफिनेटली अलग अलग होगा। जैसे कि अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है फ्लावर के अंदर आपको देखने को मिलेगा ओवरी देखने को मिलेगा, स्टेमेंस होंगे, एंथर होंगे और उनके बीच में जो उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं या फिर जो रिप्रोडक्शन मेनली करते हैं
मेगास्पोर मदर सेल्स हो गए या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे, उनका फॉर्मेशन होगा। उनका फॉर्मेशन होने के बाद ही फर्दर माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और देन रिप्रोडक्शन कैरी आउट होगा। उसी तरह से अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें तो ह्यूमन के केस में भी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टिस हो गया या फिर ओवरी या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनका सबसे पहले डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट होने के बाद इनमें क्या होगा, स्पर्म्स और ओवम का फॉर्मेशन होगा और ये स्पर्म और ओवम फाइनली उसके बाद मीट करेंगे और इनमें रिप्रोडक्शन होगा, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म कब होंगे, जब रिप्रोडक्टिव यूनिट डेवलप हो जाएंगे। डेवलप होने के बाद उनमें जो गैमेट्स है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और दोनों गैमेट जैसे कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये दोनों गैमेट में फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया उसमें रिपीटेड सेल डिविजन्स होंगे और रिपीटेड सेल डिविजन्स के बाद वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। सो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स रिप्रोडक्शन को लेके, होप कि समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक से या फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं उनके, एंड उनमें उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।